So student, today we are going to start the immunology session. ये जो सेशन है बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आपने बेसिक सब्जेक्ट्स को समझना होता है उसके लिए आपको इम्यूनो का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर भी से इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। कुछ इसकी बेसिक्स बातें पढ़ेंगे, कुछ इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। जो आपके पास असल में इसके कॉन्सेप्ट्स है ना, वो अक्यूट इन्फ्लामेशन, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, ये जो सारा इन्फ्लामेशन वाला आपका मसला है ना, ये इंशाल्लाह यहीं पर हल होगा कि इन्फ्लामेशन कैसे होगी है, डिजीजेज की जो पैथोजेनेसिस होती है उनके पीछे। अक्सर मैं अभी तक आपको अगर सीधी बात कहूँ ना, तो हमने ज्यादा डिटेल के अंदर ना अभी किसी डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी नहीं देखी, क्योंकि मुझे पता है जो अक्यूट इन्फ्लामेशन या क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, उनकी जो पैथोफिजियोलॉजी वो काफी ज्यादा लंबी है। तो वो बगैर पढ़े उनको वहां पर मेंशन करना वो आपके भी ऊपर से ही जानी थी। इसलिए अम्यूनो को यहाँ पर तीन सिस्टम के फौरन बाद अम्यूनो को यहाँ पर पढ़ने का मकसद यही था कि हम जो आगे सिस्टम करेंगे उनके अंदर जो डिजीजेज होंगी उनकी हमें पैथोफिजियोलॉजी बहुत बेहतर समझ आ रही होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इम्यूनोलॉजी की। जो हमारे इसके लेक्चर बनते हैं वो 11 लेक्चर्स हैं, और होप्स हो कि इंशाल्लाह 11 से 12 दिन के अंदर ये आपकी इम्यूनोलॉजी वाइंड अप हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ थोड़ा सा रैपिडली जाएंगे, और आप लोग से रिक्वेस्ट ये है रोज के जो 3 से 4 टॉपिक्स होंगे आपने साथ साथ करते जाने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के अंदर बच्चों सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज द इम्यून सिस्टम ऑर्गन्स। कि हमारी बॉडी के अंदर सर, देखिए ना, हमने कहा था कि जो भी सिस्टम होता है उसके ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम था, उसके अंदर सर हम हार्ट और ब्लड वेसल्स होती हैं। अगर हम रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें तो उसमें हमारे पास है लंग्स थे। अगर हम आपके पास न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की बात करें तो उसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड है। अगर हम आपके पास रीनल सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर आपके किडनी, यूरेटर, यूरिनी ब्लैडर आते हैं। इसी तरह बच्चों जो आपका इम्यून सिस्टम है, जो ये इम्यून सिस्टम भी, इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं दैट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्वड इन द फंक्शनिंग ऑफ योर डिफरेंट इम्यून सेल्स। तो बच्चों इम्यून सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, सबसे पहले तो जो भी हमने सिस्टम पढ़ना होता है ना, हमें उसके ऑर्गन्स का पता होना चाहिए कि एक्चुअली में यार वहां पर ऑर्गन्स कौन से इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो आपके इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स को बच्चों हम डिवाइड करते हैं टू टाइप्स के अंदर। वन साइड वी हैव द प्राइमरी ऑर्गन्स, एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव द सेकेंडरी ऑर्गन्स। प्राइमरी ऑर्गन्स हम इम्यून सिस्टम के अंदर बच्चों उनको कहते हैं जो क्या करते हैं, आपके पास इम्यून सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। क्या मैं कह रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स। इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स के अंदर जो आपके प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी ऑर्गन्स कौन से बच्चे होते हैं, जो आपके पास इम्यून सेल्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और उनको मेच्योर करेंगे। ठीक है सर, मेन जो हमारे पास यहाँ पर ऑर्गन्स है इम्यून सिस्टम के अंदर प्राइमरी के अंदर, वो कौन कौन से हैं। वी हैव द बोन मैरो एंड वी हैव द थाइमस। काइंडली डू रिमेंबर द वर्ड ऑफ दीज टू ऑर्गन्स, बोन मैरो और आपने जो थाइमस है ना, इसको याद रखना है। अभी इसके ऊपर बहुत डिटेल के अंदर हमने साथ साथ बातें यहाँ पर याद करनी। बोन मैरो को आपको सबको पता है कि सर बोन मैरो को क्या काम होता है। इट्स द फंक्शन टू प्रोड्यूस द इम्यून सेल। आपके जितने भी इम्यून सेल्स हैं, देखो इम्यून सेल्स के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं ना, जो कि हेमाटोलॉजी के अंदर हम जाके देखेंगे, हेमाटोपोइसिस हो गया, एरिथ्रोपोइसिस हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपोइसिस हो गया, मतलब प्लेटलेट्स का बना, रेड ब्लड सेल्स का बना, व्हाइट ब्लड सेल्स का बना, न्यूट्रोफिल्स का बना। ये जो जितने भी सेल्स की फॉर्मेशन होती है वो आपकी बोन मैरो के अंदर होती है। ठीक है, उसके अलावा बच्चों बोन मैरो का एक तो सर काम हो गया कि ये क्या करती है, आपके पास सेल की प्रोडक्शन करती है। अब सेल एक जगह से तो प्रोड्यूस होते हैं, उसके अलावा हमने उन सेल्स को बच्चों क्या करवाना होता है, मेच्योर भी करवाना होता है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि सर जो हमारे सबसे मेन सिस्टम है, मेन सेल्स हैं आपके इम्यून सिस्टम के, वो कौन कौन से हैं। एक तरफ हमारे बी सेल्स होते हैं, एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव द टी सेल। ये दो टाइप के बच्चों आपके जो मेन सेल्स हैं ना, ये है जो कि इम्यून सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। बाकियों की भी हम बात करते हैं, जो आपके टी न्यूट्रोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, एसिनोफिल्स हैं, उनकी भी हम बात करते हैं। बट जो मेन आपके पास सेल्स होते हैं ना, जो आपके ये इम्यून सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो आपके बी सेल्स और टी सेल्स होते हैं। अब ये जो बी सेल और टी सेल होते हैं बच्चों, इन दोनों की जो प्रोडक्शन होती है वो आपकी बोन मैरो से होती है। दोनों की प्रोडक्शन कहाँ से होगी है, बोन मैरो से। तो यहाँ पर मैं पी लिख के इसको जो प्रोडक्शन कर रहा हूँ ना बच्चों, इन दोनों की प्रोडक्शन कर रहे हैं हम बोन मैरो से। लेकिन प्रोडक्शन के बाद तो सर हमें पता है कि जो सेल प्रोड्यूस होते हैं वो तो इमेच्योर होते हैं, वो सेल मेच्योर तो नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि सर हमें कोई ना कोई सेल की मैच्योरेशन साइट भी चाहिए होती है। आपने देखा हो ना अगर किसी फैक्ट्री के अंदर, तो वो ऐसा तो नहीं है कि एक ही मतलब मशीन लगी हुई है तो उधर से जितना कपड़ा गया उन्होंने काट के सारा कुछ पैक उधर से करके दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप होते हैं। एक जगह से अगर कपड़ा कट रहा है, दूसरी जगह पे जाके उसको सिलाई होगा, तीसरी जगह पे ऊपर जाके क्या होगा, पैक होगा, और एट द एंड जाके वो आपके पास एक कंप्लीट पीस तैयार होता है। इसी तरह बच्चों अगर हम आपके सेल्स की बात करें, तो हमारे सेल क्या होते हैं, बोन एक जगह से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, उसके बाद वो अपना एक जगह पे जाके मेच्योर हो रहे होते हैं, फिर तीसरी जगह पर जाके वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। समझ रहे हैं?
तो बच्चों जो बोन मैरो होती है ना, इसका काम होता है प्रोडक्शन। इसके बाद प्रोडक्शन इसने कौन कौन सी करवाई है? बी और टी सेल्स की। अब इसमें जो बी सेल्स होते हैं इनकी तो मैच्योरेशन आपकी बोन मैरो के अंदर ही हो जाती है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बच्चों एम। एम का क्या मतलब होता है? मैच्योरेशन। मैच्योरेशन बच्चों किसकी? आपके बी सेल्स की। तो बी सेल्स कहाँ पर मैच्योर होते हैं? आपकी बोन मैरो के अंदर। ये हो गए बोन मैरो के अंदर ही मैच्योर। बट द ट्विस्ट इज हेयर कि जो आपके टी सेल्स होते हैं ना, टी सेल बोन मैरो के अंदर मैच्योर नहीं होते। ये आपकी बोन मैरो के अंदर मैच्योर नहीं होते। इनको एक डिफरेंट साइट की जरूरत होती है। वो डिफरेंट साइट बच्चों कौन सी है? दैट इज द थाइमस। दैट इज द थाइमस। तो आपके टी सेल बच्चों और जो बी सेल है प्रोड्यूस आपकी बोन मैरो से ही होंगे। बट ये मेच्योर कहाँ पर जाकर होते हैं? आपके टी सेल। बी सेल तो मेच्योर भी बोन मैरो से होते हैं। टी सेल टी से याद रखना कि ये थाइमस के अंदर होते हैं, और बी सेल बी से याद रखना कि ये बोन मैरो के अंदर क्या होते हैं? मेच्योर होते हैं। ठीक है, यही बात उन्होंने यहाँ पर लिखी है कि टी सेल की जो मैच्योरेशन होती है वो हमारे थाइमस के अंदर होती है। ठीक है, ये छोटी छोटी जो बेसिक बातें आपने याद रखनी। अब इनको हमने काफी डिटेल में देखना है। अब दूसरी तरफ आते हैं बच्चों सेकेंडरी ऑर्गन्स की तरफ। सेकेंडरी ऑर्गन्स का क्या काम है? सर सेकेंडरी ऑर्गन का काम है कि आपके सेल की मतलब कि एक तो प्रोलाइफरेशन करवाना, एक आपके सेल को स्टोर करना, तीसरे नंबर पर आपके सेल की डिस्ट्रक्शन करवाना। सेकेंडरी ऑर्गन्स का क्या काम है? आपके सेल को स्टोर करना, प्रोलाइफरेट करना और इनको डिस्ट्रॉय करना। ये तीन काम है आपके सेकेंडरी के। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले इनका काम है स्टोरेज। दूसरे नाम नंबर पर इनका प्रोलाइफरेशन, मतलब ये इनको इंक्रीज भी करवा सकते हैं। तीसरे नंबर ये है बच्चों की इनकी डिस्ट्रक्शन करवाना। आपको पता है ना कि हम अक्सर कहते होते हैं कि रेड ब्लड सेल्स का जो ग्रेवी यार्ड है वो आपकी स्प्लीन है। वो स्प्लीन के अंदर जाके रेड ब्लड सेल्स ना आपके पास कैप्चर हो जाते हैं और उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। इस तरह रेड ब्लड सेल्स जो ओल्ड होते हैं वो हमारे पास कम हो जाते हैं, फिर नए सेल आपकी बोन मैरो से बनते हैं। तो प्राइमरी ऑर्गन का काम है बनाना, सेकेंडरी ऑर्गन का काम क्या है? स्टोर करना, उनको इंक्रीज करवाना और उनको डिस्ट्रॉय करना। मतलब जो पुराना होता जाए ना पीस, जो पुराना रेड ब्लड सेल्स होता जाए या जो सेल आपके पुराने होते जाए, आपकी जो स्प्लीन का या जो दूसरे सेकेंडरी ऑर्गन है इनका काम है इनको निकालते जाना है। जैसे हम सबको पता है आपके जो रेड ब्लड सेल्स उनका लाइफ स्पैन कितना होता है? उनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। 120 डेज के बाद आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। फिर वो जब वो चेंजेस आती है मतलब उनकी जो मेम्ब्रेन होती है ना वो हार्ड हो जाती है। और जो हार्ड मेम्ब्रेन होती है आपके स्प्लीन के मैक्रोफेजेस को पता चल जाता है कि भैया अब इसका क्या है, मरने का टाइम आ गया, तो उसको इंगल्फ करके वहां पर उसकी डिस्ट्रक्शन करवा देते हैं, हेमोलाइसिस करवा देते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, इसी तरह आपके जो प्लेटलेट्स हैं उनकी भी क्या हो जाती है जब उनका लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है। जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स को तो आई गेस 8 से 10 दिन का उनका लाइफ स्पैन है। उसके बाद आपके यही जो आपके स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स हैं, एडिनोइड्स हैं, अपेंडिक्सेस हैं, ये क्या करती है? उनको कैप्चर करके उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये सेकेंडरी ऑर्गन से आपने यहाँ पर फंक्शन याद रखने हैं। सेकेंडरी ऑर्गन में बच्चों सबसे पहले आपकी स्प्लीन आती है, उसके बाद आपके पास लिम्फ नोड्स आएंगे, टॉन्सिल्स हैं, एडिनोइड्स हैं, अपेंडिक्स हैं एंड पियर पैचेज हैं। अब आपको स्प्लीन का भी पता है, लिम्फ नोड्स का भी पता है, वैसे इनको अभी एक एक करके डिस्कस भी करना है। टॉन्सिल्स का भी पता है। यहाँ पर जो इंटरेस्टेड फैक्ट है वो कौन सा है? वो है अपेंडिक्स का और पियर पैचेज का। सबसे पहले तो मुझे कोई बता सकता है कि आपका जो अपेंडिक्स होता है इसका नॉर्मल फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द नॉर्मल फंक्शन ऑफ योर अपेंडिक्स? व्हाट इज द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द अपेंडिक्स? एनीवन नो? आपके अपेंडिक्स का काम क्या होता है नॉर्मली? अब ये ना कहना कि सर इसका कोई काम ही नहीं होता। चल लिम्फेटिक बहुत तो इसका काम है, लिम्फोइड ऑर्गन तो है, गट बैक्टीरिया बैलेंस और लिम्फोइड सेल। चलो वो तो इसके स्ट्रक्चर की बात होगी ना, इसका फंक्शन क्या होगा? प्रोड्यूसिंग बी सेल। वेरी गुड डॉक्टर किरण। प्रोड्यूसिंग बी सेल, कभी आपने सुना होगा आपके पास बी सेल की पेशेंट को इम्यूनो डेफिशिएंसी हुई और बी सेल की अपेंडिक्स ने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया तो अपेंडिक्स की हाइपरट्रॉफी होगी। बच्चों सबसे पहले तो यहाँ पर इफ्रा ने जो लिखा हुआ ना यहाँ पर फंक्शन कि आपके ये बैक्टीरिया जो जीआईटी का नॉर्मल म्यूकोजा होता है ना उसको बैलेंस करने में आपको हेल्प करता है। दूसरे नंबर पर जो आपके मतलब बैक्टीरियाज होते हैं ना जो जीआईटी ट्रैक के अंदर जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय भी करता है। आपका जो अपेंडिक्स होता है, जो बैक्टीरियाज आपके जीआईटी ट्रैक के अंदर जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय भी करता है। तो इम्यून सिस्टम के अंदर ये इसका फंक्शन होता है। इसके अलावा ना जो टॉक्सिन्स होते हैं, लेट्स सपोज आपने कोई और टॉक्सिन ले लिया, कोई ऐसी है आपकी डाइट के अंदर कोई मेटल चली गई या कोई इस तरह की चीज चल गई, बताया जाता है कि अपेंडिक्स क्या करता है? उन टॉक्सिन्स को भी डिटॉक्सिफाई भी करता है। तो अगर हम जनरल साइज का काम देखें तो अपेंडिक्स का मतलब इम्यून सिस्टम है, ये इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है जो आपके पास क्या करता है? बैक्टीरिया या टॉक्सिन को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। जी जी बिल्कुल, रेजर्वोयर ऑफ द गट, नॉर्मल गट बैक्टीरिया।
तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। इसके अलावा बच्चों पियर पैचेस, वी विल डिस्कस इन अ जीआईटी ट्रैक व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द मिकोजा, सब मिकोजा लेयर। और वहां पर बच्चों ये आपके पियर पैचेस होते हैं, मतलब पूरे पूरे ना इस तरह पैच होते हैं मिकोजा के अंदर। और इन पैचेस के अंदर आपके पास क्या होते हैं, एम सेल्स होते हैं। और वो एम सेल्स क्या करते हैं हमारे पास ना, दे आर सो एक्ट एज अ टू प्रोड्यूस द डिफरेंट सेल्स। मतलब पियर पैचेस के अंदर हमारे पास जो सेल्स हैं उनको एम सेल्स कहते हैं। और वो एम सेल्स क्या करते हैं, इम्यून सेल्स को प्रोड्यूस करने में आपको हेल्प करते हैं। जो आपकी एंटीबॉडी होती है ना, हम कहते हैं आपके जीआईटी ट्रैक के अंदर आईजीए एंटी बहुत ज्यादा होती है, तो आईजी एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने के अंदर आपके ये पियर पैचेस का फंक्शन होता है। तो अगर कोई बंदा पूछता है ना कि हाँ भाई जीआईटी ट्रैक के अंदर इम्यून सिस्टम का फंक्शन कौन ज्यादातर करता है, तो आपके ये पियर पैचेस करते हैं। अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी क्रॉनिक डिजीज की वजह से, लेट्स सपोज क्रॉन डिजीज हो गया या सिलिक डिजीज हो गया, आपका पियर पैचेस डिस्ट्रॉय होता है, तो उस पेशेंट का जो जीआईटी ट्रैक इन्फेक्शन का रिस्क होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये थोड़ी सी बातें आपने क्या रखनी है यहाँ पर याद रखनी है। आगे बच्चों आते हैं लिम्फ नोड्स की तरफ। सर व्हाट इज अ लिम्फ नोड्स? लिम्फ नोड्स की तरफ जाने से पहले चलो, लिम्फ नोड्स तो हमारे पास एक स्टोरेज हाउस है आपके लिम्फेटिक फ्लूइड का। लिम्फ नोड को डिस्कस करने से पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ लिम्फ। जो हम कहते हैं कि यार इसका लिम्फ जो है ना वो ड्रेन हो रहा है, या इसका जो लिम्फेटिक फ्लूइड है वो ज्यादा हो रहा है, तो हमें पहले ना आपके लिम्फ का पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है पूरा, जैसे हमारे पास है ना वस्कुलर सिस्टम है, जैसे हमारे पास जीआईटी सिस्टम है, मतलब पूरा सिस्टम है जहां पर हमारा पूरा एक फंक्शन परफॉर्म होता है। लिम्फेटिक सिस्टम भी बच्चों आपका एक पूरा सिस्टम है जिसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आपका सबसे पहले तो लिम्फ होता है जो कि फ्लूइड है। फिर यहाँ पर क्या होती है, लिम्फेटिक वेजल्स होती हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है, लिम्फ नोड्स होते हैं। ये तीन चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, आपका लिम्फेटिक सिस्टम बनाती हैं। अब आप कहेंगे सर इस लिम्फेटिक सिस्टम का क्या काम है, जैसे अगर आर्टरीज हैं उनका काम तो डी ऑक्सीजनेटिव ब्लड लाना है, जैसे अगर वेन्स है उनका काम है डी ऑक्सीजनेटिव ब्लड लाना। बच्चों जो आपके पास लिम्फ होता है या जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है इनका थोड़ा सा फंक्शन समझिएगा। लेट्स सपोज ये है मेरे पास एक आर्टरी। अब इस आर्टरी से क्या हुआ कि हमारे पास ना रेड ब्लड सेल्स की ना रास्ते के अंदर जाते जाते ना इसका एक्सीडेंट हुआ रेड ब्लड सेल्स का, किसी बैक्टीरिया के साथ या किसी ऑर्गन से, तो ये डिस्ट्रॉय हो गया आपका रेड ब्लड सेल। डिस्ट्रॉय होने के बाद जो इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स है वो क्या हो जाएंगे बच्चों, यहाँ से लीक आउट हो जाएंगे। क्या हो गया यहाँ से, अगर आपके रेड ब्लड सेल यहाँ मतलब आपका कोई भी सेल है वो अगर डिस्ट्रॉय होता है और उसके जो कंपोनेंट्स है जो उसकी डेड बॉडी है वो क्या होगी यहाँ पे डिस्ट्रॉय होकर इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आ जाएगी। एक ये हो गया। इसके अलावा अगर कोई आपकी ड्रग्स हैं और ड्रग्स के कुछ मेटाबॉलाइट्स हैं वो लीक आउट होकर इंटरस्टिशियल स्पेस में चली गए। इसके अलावा बच्चों अगर कोई प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन होकर उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आ गए। तो हमारे जो ये सेल्स हैं जो जिनकी ब्रेक डाउन हो चुकी है, आपके पास एक्स्ट्रा मोलिक्यूल्स, जैसे कि मैंने प्रोटीन की बात की, मैंने ड्रग्स की बात की, जो कि आपकी बॉडी के अंदर एक वेस्ट प्रोडक्ट्स का भी हम कह सकते हैं कि एक रोल पार्ट होते हैं वो सारे। तो अगर इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स आते हैं, अब आपको ये तो नहीं कि यार अगर तो ये कंटिन्यूटी यहाँ पर प्रोटीन लीकेज जो होती रहेगी, यहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा होता रहेगा, तो आपको तो अडीमा हो जाएगा ना। हमने कहा हुआ है कि इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर अगर फ्लूइड इकट्ठा होगा, अगर कंपोनेंट्स इकट्ठे होंगे, दे कैन लीड टुवर्ड्स द अडीमा एज वेल। तो हमने क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल, ये जो एक्स्ट्रा फ्लूइड, ये जो एक्स्ट्रा मोलिक्यूल्स यहाँ पर ड्रेन आउट हुए हैं इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, बच्चों हमने यहाँ पर इनको निकालना होता है। और फिर इस मटेरियल को निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, आपके लिम्फेटिक सिस्टम को, क्योंकि वो आर्टरी और वेन के अंदर तो जो जा रहा है वो तो हमें पता है आपकी, वो आपके हार्ट में जाएगा, किडनी के अंदर जाएगा, वहां से फिल्ट्रेशन हो रही है। लेकिन ये जो लीक आउट करके ब्लड वेसल से बाहर गया, इसका भी तो हमने कोई ना कोई हल करना है। तो वो बच्चों आपके पास हल कौन करता है, आपके लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स क्या करेंगे, इस सारे को यहाँ से एब्जॉर्ब करेंगी, सारे कंपोनेंट्स को यहाँ से एब्जॉर्ब करेगी, इसको अंदर अपने डालेंगे लिम्फेटिक वेसल। और लिम्फेटिक वेसल इस सारे मटेरियल को कहाँ पर ले जाएंगे, आपके लिम्फ नोड्स के पास। लिम्फ नोड इसको कहाँ पर भेजेंगे, आपकी अगेन वेन्स के अंदर। लिम्फ नोड आपकी वेन्स के अंदर ड्रेन करते हो, सबसे बड़ी जो वेन है वो है सबक्लेवियन वेन, जिसमें आपकी लिम्फेटिक वेसल्स ड्रेन, लिम्फ नोड जो होते हैं वो ज्यादातर आपके पास लिम्फेटिक फ्लूइड को ड्रेन करते हैं। और जो सबक्लेवियन वेन है वो बच्चों कहाँ पर फ्लूइड को भेजेगी, राइट एट्रियम में। फिर वहां से राइट वेंटिकल से हमारे पास लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंटिकल से वही जो आपके ब्लड जिसके अंदर ये सारे कंपोनेंट प्रेजेंट है वो किसके अंदर जाएगा बच्चों, किडनी के अंदर जाएगा। किडनी उसमें से कंपोनेंट्स निकाल देगी, वही ब्लड आपके पास लीवर के पास जाएगा, लीवर उसके कंपोनेंट्स को डिटॉक्सिफाई कर देगा। सो इन दिस वे जो आपके पास एक्स्ट्रा मटेरियल यहाँ पर लीक आउट हुआ था उसको आपके लिम्फेटिक सिस्टम ने पकड़ के क्या कर दिया, बॉडी से ड्रेन आउट कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, रिसाइकलिंग के लिए उसको यूटिलाइज कर लिया। होप सो यू गेट माय पॉइंट कि यहाँ पर हमारे पास असल में लिम्फ होता है, ठीक है। तो इसको आपने डिफाइन अगर लिखनी है तो जहाँ पर इसकी डेफिनेशन जरूर लिखें, क्योंकि हम इसकी डेफिनेशन ना अक्सर भूल जाती है। तो इसको लिखते हैं हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड,
interstitial fluid that formed from components of cells, toxins, प्रोटीन्स, ये इन तमाम के जो कंपोनेंट्स हैं उनसे, और इसके साथ फ्लूइड भी तो आपके पास लीक आउट होगा ना, तो ये क्या बनाएंगे बच्चों, द इंटरस्टिशियल फ्लूइड दैट फॉर्म फ्रॉम द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स, टॉक्सिन्स एंड द प्रोटीन्स दैट डिपॉजिट, जो कि इकट्ठा होते हैं इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है जी। और फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ये क्या कर लेते हैं, इनको हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वहां से फिर लिम्फ नोड्स के अंदर ये फ्लूइड सारा जाएगा, लिम्फ नोड इसको ड्रेन कर देगा आपकी वेन पे, और वेन से आपको आप बताया किडनी के अंदर कुछ फिल्ट्रेशन हो जाती है, कुछ आपके पास लीवर के अंदर जाकर इनकी ब्रेक डाउन और इनके मतलब यूटिलाइज कर लेते हैं हम इसको रिसाइकलिंग के लिए। तो ये अपने लिम्फ की जो डेफिनेशन है ना, ये इसको जरूर याद रखना है। आगे आते हैं बच्चों के जो लिम्फ नोड, ये तो हमारे पास लिम्फ जो फ्लूइड होता है, जो लिम्फ नोड्स होते हैं बच्चों, देखो अगर मेरे पास ये है लम्फेटिक डक्ट, ठीक है, लम्फेटिक डक्ट, लम्फेटिक डक्ट क्या करेगी, अपने अंदर लम्फेटिक फ्लूइड को इकट्ठा करेगी। ये लम्फेटिक फ्लूइड कहाँ पर जाएगा बच्चों, ये लम्फेटिक फ्लूइड जाएगा आपकी लिम्फ नोड के पास। लिम्फ नोड क्या करेगा, इसको मतलब अगर हमें यहाँ पर सेल के अंदर उसके में से कुछ सेल्स हैं उनको निकालना, तो उसको निकालेगा, इसको फिल्टर करेगा, असल में लिम्फ नोड इसको फिल्टर करेगा। फिल्टर करने के बाद ना जो इफरेंट इसकी वेजल्स होती है ना, इफरेंट लम्फेटिक वेजल, उनके जरिए इनको कहाँ पर डाल देगा, आपके पास सब क्लेवियन वेन के अंदर, या किसी भी वेन के अंदर, स्पेसिफिकली सब क्लेवियन वेन के अंदर, और सब क्लेवियन वेन से आपके पास कहाँ पर जाएगा, हार्ट के अंदर, और हार्ट से कहाँ पर जाएगा बच्चों, ये आपके लीवर और किडनी की तरफ, लीवर और किडनी, और लीवर और किडनी इसको क्या कर देंगे, इसकी ब्रेक डाउन करवा देंगे और इसको बॉडी से एक्सक्रीट करवा देंगे। आते हैं बच्चों लिम्फ नोड्स, आपकी बॉडी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ लिम्फ नोड्स होते हैं। क्या मैं कह रहा हूँ, आपकी बॉडी के अंदर बच्चों बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं। अगर आपको मेरी इस बात के ऊपर यकीन नहीं है, सो लेट मी शो यू, देयर आर अ लॉट ऑफ लिम्फ नोड्स। और ये जो इन्होंने लिम्फ नोड बच्चों यहाँ पर ड्रॉ भी किए हुए ना, ये बहुत मेजर मेजर से लिम्फ नोड्स हैं। ये सारे लिम्फ नोड यहाँ पर नहीं लिखे हुए, मतलब कि जो आपकी नेक से ड्रेन कर रहे हैं, जो आपके ट्रंक से कर रहे हैं, जो आपके पास टेस्टिस से, जेनिटेलिया से, किडनी से, आपके एब्डोमेन से, वहां से ये जो लिम्फ नोड से ड्रेन कर रहे हैं ना आपके पास लिम्फेटिक फ्लूइड को, मतलब उसमें से भी उन्होंने मेजर मेजर लिखे हैं। बट ये जो मेजर लिखे हैं ये भी हमारे पास काफी ज्यादा होते हैं, और आपके आज के टॉपिक का ये सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पोर्शन है, कि जहां पर हम अपने लिम्फ नोड्स के नाम याद करेंगे, कि अगर मेरे ईयर के अंदर इन्फेक्शन है, मेरे ईयर के अंदर मतलब कि वाटर डिपॉजिट हो जाए, तो वहां से अगर वो वाटर लीक आउट होके मेरे कौन से लिम्फ नोड में जा सकते हैं, या मेरे थायराइड के अंदर इन्फेक्शन है, तो वो इन्फेक्शन की वजह से जो इन्फ्लामेशन होगी वो मेरे पास कौन से लिम्फ नोड्स के अंदर होगी। अगर आपके टेस्टिस के अंदर इन्फेक्शन होता है तो कौन से लिम्फ नोड्स में ड्रेनेज होगा, ओवरी के अंदर होता है, सर्विक्स के अंदर होता है, वजाइना के अंदर होता है, किडनी के अंदर होता है, या एब्डोमिनल जो विजुअल ऑर्गन है वहां पर इन्फेक्शन होता है, किन किन लिम्फ नोड्स के अंदर वो ड्रेन करते हैं। ये सबसे बड़ा आपके पास चैलेंज होता है इम्यूनोलॉजी के अंदर, इन लिम्फ नोड्स को याद करना। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपने कहीं पर टूथ एक्सट्रैक्शन करवाई हो ना, या आपको मतलब आपके दांत दर्द कर रहे हो इन्फेक्शन की वजह से, तो आप नोटिस करोगे कि जो आपका ये सब क्लियर, आपका जो जॉ के नीचे वाले ये जो लिम्फ नोड्स है ना, ये आपको अक्सर ना स्वेल नजर आते हैं, उनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है। तो स्वेलिंग बच्चों इसी वजह से होती है, इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन की वजह से वहां पर ज्यादा पस बनती है, वहां पर ज्यादा आपके पास फ्लूइड लीक आउट होता है, उसको एक तो ड्रेन करके आपके लिम्फ नोड्स में लेके जाते हैं, दूसरे नंबर पर जो आपके बी और टी सेल्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन ज्यादा करवानी होती है, तो आपके लिम्फ नोड्स का क्या हो जाता है, हाइपरप्लेजिया हो जाता है, उनका साइज इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह बच्चों के अंदर आपने देखा होगा कि उनके ना अक्सर बच्चों का ये जो ग्राउंड वाला रीजन है ना, वहां पे जो लिम्फ नोड्स हैं वो स्वेल रहते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर अभी जो ब्लड वेसल्स होती है ना, दे आर अंडर प्रोसेस, वो उनकी फॉर्मेशन हो रही होती है अभी कंप्लीट, मैं न्यू डेट की बात कर रहा हूँ। तो ना जो फ्लूइड होता है उसका लीकेज ज्यादा होता है, जब वो फ्लूइड का लीकेज ज्यादा होता है तो जो लिम्फ नोड होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं बेचारे लोग, खुद उनका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आप इसलिए अक्सर बच्चों के फील करोगे ग्राउंड वाले रीजन के अंदर आपको ना, वो कहती है ना माए कि यार इसके ना यहाँ पर कोई लगता है रसोली बनी हुई है, ब्रेस्ट वाले रीजन के अंदर तो वो ऐसी बात नहीं होती है, नेक वाले रीजन के अंदर वो बच्चे के अंदर एक तो रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से वो उन बच्चों के लिम्फ नोड्स डेवलप किए होते हैं। तो इसलिए जो आपने पढ़ा है, जी जी सब मैंने बोला, जो चीजें आपने पढ़ी है उसको आपने क्लिनिकली अप्लाई भी करना है,
क्योंकि ऐसे अप्लाई नहीं करेंगे तो हमें तो ये सारी चीजें भूल जाएंगी ना। तो अब आते हैं बच्चों के वो लिम्फ नोड्स का मैंने आपको बता दिया ना। लिम्फ नोड्स हमारे पास क्या होते हैं, बहुत जगह के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। हम एक लिम्फ नोड्स की मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। उससे पहले ना हम थोड़ा सा यहाँ पर जो आपकी बुक ने लिखा है उसको रीड कर लेते हैं। आज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, हमने कहा था ना कि सर दो तरह के ऑर्गन होते हैं, एक प्राइमरी होते हैं एक सेकेंडरी होते हैं। जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं उनका क्या काम होता है, प्रोलाइफरेशन, डिस्ट्रक्शन एंड द स्टोरेज ऑफ योर सेल्स। ये तीन बातें लिखी थी यहाँ पर, स्टोरेज, प्रोलाइफरेशन एंड द डिस्ट्रक्शन। आपके ये टी और बी सेल्स है ना, इनके तीनों काम आपके ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स ने करवाने होते हैं। सेकेंडरी जो लिम्फ नोड क्या है वो एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है जिसके अंदर क्या होते हैं, काफी सारे एफरेंट वेसल्स होती हैं और इसके अंदर इफरेंट वेसल्स होती हैं। अब आपने मुझे खुद निमोनिक से बता देना है एफरेंट कौन सी वाली है और इफरेंट वेसल्स हमारे पास कौन सी है। इसके अलावा बच्चों ये इनकैप्सुलेटेड होता है, मतलब इसके ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ट्रेबिक्यूल होता है, ट्रेबिक्यूल होता है जैसे ना, मतलब वो फिल्टर नहीं होता गॉज, किसी बच्चे ने देखी हो जो हाउस ऑफ करे ना, आपने गॉज देखी उसके ऊपर वो मतलब के क्या होते हैं, सुराख बने होते हैं जगह जगह पर। तो वो हमारे पास ट्रेबिकुलर पोर्शन, या यार सिंपल मेडिकली आपको एग्जांपल दूं, आप लोगों ने स्पॉन्जी बोन देखी हुई है, जैसा स्पॉन्जी बोन का स्ट्रक्चर होता है ना उसको हम ट्रेबिकुलर स्ट्रक्चर कहते हैं, या ट्रेबिकुलर फॉर्मेशन भी उसको कहा जाता है। इसके अलावा बच्चों आते हैं इसके फंक्शन क्या क्या है। हमारे पास जो लिम्फ नोड है सर, इसके क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले तो बच्चों ये फिल्ट्रेशन करता है, नॉन स्पेसिफिक फिल्ट्रेशन बाय मैक्रोफेजेस। ये चेक करेगा कि यार ये जो चीजें आ रही हैं उसमें अगर जो वेस्टेज होगा, आपका लिम्फ नोड्स जो होते हैं ना उसको निकाल लेते हैं। मैंने आपको बताया ना, ये देखो डिस्ट्रक्शन, कि जो एक्स्ट्रा चीज होगी उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, अगर कोई बैक्टीरिया है या कोई टॉक्सिन है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके अलावा क्या, सर्कुलेशन ऑफ द टी एंड द बी सेल। आपके जो लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ नोड्स के अंदर बच्चों बी और टी सेल्स भी आते हैं। और जो आपके पास थाइमस जो सबसे बड़ा आपके पास लिम्फोइड ऑर्गन है, उसके अंदर तो आपकी जो टी सेल्स हैं वो आपके मिच्योर हो रहे होते हैं। बट यहाँ पर आपके पास जो बी और टी सेल्स होते हैं बच्चों, ये प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो इनकी प्रोलाइफरेशन हो रही है ना, बी और टी सेल्स का, इनका नंबर जो इंक्रीज होना है, वो आपके पास लिम्फ नोड्स की भी वो एबिलिटी होती है कि उनके नंबर को इंक्रीज करवा सकते हैं। सो circulation of the B and T cell is also present into your lymph nodes. They can also proliferate into your lymph nodes as well. इसलिए तो हमने कहा जब इन्फेक्शन हुआ आपका लिम्फ नोड्स क्यों स्वेल हो रहा है, क्योंकि उसके हाइपरट्रॉफी होगी, उसका हाइपरप्लेजिया हो गया ज्यादा टी सेल्स को प्रोड्यूस कर करके। आगे बच्चों आते हैं इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेशन। तो हमारा जो लिम्फ नोड्स है ये क्या करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को बच्चों एक्टिवेट करेगा। अब ये बात आपको थोड़ी सी ऊपर से जाएगी कि इम्यून सिस्टम को ये कैसे एक्टिवेट करता होता है। मैं आपको थोड़ी सी जनरल बात बताता हूँ। देखो आपको वन नमूनिया, नीचे अगर हमारे पास व्हाइट पेज है, ये बच्चों आपके पास है क्या सर, एलोविलाई। अब यहाँ पर आपके पास खतरनाक ये बैक्टीरिया आ गया। इस बैक्टीरिया ने क्या किया, यहाँ पर इन्फेक्शन, इसने अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया। इसने क्या किया, कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया। जब इसकी इंट्रेंस को आपके मैक्रोफेजेस, हमने पढ़ा हुआ है ना कौन से मैक्रोफेजेस, एलोविलर मैक्रोफेजेस, एलोविलर मैक्रोफेजेस आर प्रेजेंट हियर। एलोविलर मैक्रोफेजेस जब देखते हैं कि यार यहाँ पर बैक्टीरिया है, तो ये एलोविलर मैक्रोफेजेस आपके पास कौन से सेल्स होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। इनका काम ये होता है कि इन्होंने आपके इस बैक्टीरिया को पकड़ना है और इस बैक्टीरिया को पकड़ कहाँ पर ले जाना है, लिम्फ नोड्स के पास ले जाना है। लिम्फ नोड्स के अंदर क्या पड़े हुए हैं, आपके बी सेल्स, और आपके पास वहां पर पड़े हुए हैं टी सेल्स। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर मिसकंसेप्शन है कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है ना, ये सेल को पकड़ के ना बोन मैरो में ले जाते हैं। भाई बोन मैरो के अंदर नहीं लेके जाते। लिम्फ नोड जो चीज आपके पास ज्यादा करीब, आप उसके पास नहीं लेके जाओगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो हर ऑर्गन के जो स्पेसिफिक है लिम्फ नोड्स है वो बनाए हुए हैं। हर ऑर्गन के हमने सब यूनिट बनाया हो कि यार अगर तुझे बैक्टीरिया आता है तो तू लिम्फ नोड्स के पास लेके जा। तो मैक्रोफेजेस बैक्टीरिया को पकड़ते हैं और उसको आपके लिम्फ नोड्स के पास लेके जाते हैं। लिम्फ नोड्स के बाद अंदर आपके पास बैठे होते हैं शेर, कौन से, बी सेल्स और टी सेल्स। सबसे पहले तो वो मैक्रो जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो क्या करेंगे, आपके टी सेल्स को, मैक्रोफेजेस को प्रेजेंट करेंगे, भाई ये बंदा हमारी कॉलोनी के अंदर आया हुआ है। टी सेल्स क्या करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली साइटोकाइंस को रिलीज करेंगे और आपके बी सेल्स को एक्टिवेट कर देंगे। बी सेल्स उसको क्या करेंगे, जान पहचान करेंगे, अच्छा यार इसकी ये आईडी है, इसकी इसकी इतनी एंटीजेनिसिटी है, इतनी इसकी इंटेंसिटी है, इतनी इसकी प्रोलाइफरेशन है, ये इसका स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, एंटीबॉडी बना देते हैं। और वो एंटीबॉडी वापस आके क्या करती है, इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो अभी मैंने ये बहुत थोड़ा सा आपको ना कॉन्सेप्ट दिया है, वैसे ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। हमने साइटोकाइन्स के नाम ईच एंड एवरीथिंग को डिस्कस करना है, बट थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को पकड़ के लिम्फ नोड्स में लेके जाते हैं, और लिम्फ नोड्स क्या करते हैं, बी सेल और टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, और वही जो आपके पास बी और टी सेल्स होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, आगे जाकर बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास फंक्शन थे लिम्फ नोड के, सेल को स्टोर करना, प्रोलाइफरेट करवाना, अगर बैक्टीरिया है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन करवाना, और अगर आपके पास मैक्रोफेजेस उनको फिल्टर करवा देना।
आगे बच्चों डिस्कस करते हैं आपके जो लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लिम्फ नोड के स्ट्रक्चर को समझना ही कोई आम बंदे का काम नहीं है, क्योंकि अगर ये जो सामने डायग्राम बनी हुई है ना, हमें पहले बात तो ये है कि पता नहीं होता कि हमने इस डायग्राम की अप्रोच कैसे करनी है। बच्चे क्या कर रहे होते हैं, रटा लगा रहे होते हैं, अच्छा ये आर्टरी है, ये वेन है, ये इसकी पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल है, ये इसका कॉर्टेक्स है, ये इसका ट्रेबिक्यूल है, ये कैप्सूल है। यार इस तरह स्ट्रक्चर याद करोगे तो ये स्ट्रक्चर इसका कहाँ से याद रहेगा, और ना ही आप उसको कोरिलेट कर पाओगे। तो इसके स्ट्रक्चर को याद करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, आपके लिम्फ नोड्स को हम डिवाइड करेंगे, लिम्फ नोड को 3 पोर्शंस में हम डिवाइड करेंगे। यार इसकी ये डेफिनेशन अगर आपने लिख ली, मैं इसको रेज कर रहा हूँ, आई होप आप लोगों ने ना लिख ली हो। लिम्फ नोड के बच्चों स्ट्रक्चर को ना समझने के लिए आपने इसको डिवाइड करना 3 पार्ट्स के अंदर। सबसे पहले किस में आपने डिवाइड करना है, किसका जो लिम्फ नोड का सबसे आउटर पार्ट होगा उसको हम क्या कहते हैं, कोर्टेक्स। सबसे आउटर पार्ट कौन सा होता है बच्चों, कोर्टेक्स होते हैं। और कोर्टेक्स से जो नीचे वाला पार्ट है आपने उसको क्या करना है, पैरा कोर्टेक्स है। और जो सबसे नीचे वाला होता है उसको हम कहते हैं मिडुला। अगर आपको याद हो ना तो किडनी के अंदर भी तो हमने ऐसे किया था, आउटर पोर्शन इज ऑलवेज कॉल्ड द कोर्टेक्स, और जो इनर पोर्शन होता है उसको हम मिडुला कहते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट इसका स्ट्रक्चर समझते हुए ना इस पैरा कोर्टेक्स को मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से ना उनका पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपस में रिलेट नहीं हो रहा उसका। तो आपने बच्चों इसी तरह करना है कि जो सबसे आउटर पोर्शन है वो आपका कोर्टेक्स होगा, मिड वाला पैरा कोर्टेक्स है, और जो सबसे इनर पोर्शन है वो कौन सा होगा, दैट इज अ मिडुला। ये बात क्लियर होगी। दूसरे नंबर पर बच्चों आपको पता होना चाहिए कि यार जो लिम्फ नोड है ना, लिम्फ नोड की तरफ लिम्फेटिक वेसल्स जाती भी हैं, लिम्फ नोड से जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो आती भी हैं। जारी बात है ना, अगर मेरे पास जैसे हमने किडनी के अंदर कहा था कि सर किडनी के अंदर एफरेंट आर्टियोल्स जाते हैं और इफरेंट आर्टियोल वहां से वापस आते हैं जीएफआर के बाद, फिल्ट्रेशन के बाद। तो इसी तरह जो हमारे पास लिम्फेटिक वेसल्स लिम्फेटिक फ्लूइड को लेके जाती हैं लिम्फ नोड्स की तरफ बच्चों, उनको हम कहते हैं एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। क्या कहा जाता है, एफरेंट, ए और ई, और जो लेके बाहर निकलती हैं उसको हम कहते हैं ईफ्रेंट। दूसरी बात बच्चों आपने इसको ये वाली क्लियर करनी है कि जो लेके जा रही हैं वो एफरेंट होती हैं, जो लेके निकल रही होती है वहां से लिम्फेटिक फ्लूइड वो हमारे पास ईफ्रेंट होती हैं। अगर इस तरह, क्योंकि बच्चे ना काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए हमें, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता था कि यार पता नहीं एफरेंट लेके जाने वाला था या ईफ्रेंट लेके आने वाला था। वो मुझे याद है स्पाइनल कॉर्ड की मैं वो नर्स पढ़ा रहा था, तो वो सारा ऊपर नीचे हो गया था सिर्फ इसी मिस्टेक की वजह से कि एफरेंट और ईफ्रेंट मैंने सही से नहीं बताया था। फिर उसके बाद हमने इसका क्या किया, इसका परमानेंट हमने हल निकाल लिया क्या, कि जो ए है, ए का मतलब है अराइव्स, ए का क्या मतलब है, अराइव्स, और ई से बच्चों आपने देख लेना है एग्जिट, कि मतलब जो एफरंट होगी वो है जो पहुंच रही है, जो इफरंट है उसका मतलब वो बोल गए जो आपके पास वहां से एग्जिट मार रही है। तो ये दो वैसेस आपके पास यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। अब बच्चों ये जो आपके पास कोर्टेक्स, पैरा कोर्टेक्स और जो आपका मिडुला है ना, इसी को हमने क्या करना है यहाँ पर डिस्कस करना है। सबसे पहले देखते हैं कोर्टेक्स वाला पोर्शन। आपको पता है कोर्टेक्स क्या होता है, सबसे बाहर वाला रीजन, सबसे बाहर वाला जो रीजन होता है बच्चों वो कौन सा है, कोर्टेक्स है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, लेट्स सपोज ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना बच्चों, ये आपके कोर्टेक्स के अंदर आता है ऑलमोस्ट, मतलब ये वाला पोर्शन, ये कोर्टेक्स हो गया। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है ये पैराकोर्टेक्स हो गया, जो सबसे अंदर वाला है वो कौन सा हो गया, मिडुला हो गया। तो पैराकोर्टेक्स, सॉरी कोर्टेक्स, पैराकोर्टेक्स, और ये मेरे पास हो गया मिडुला। ठीक है, इसकी डिवीजन ना इस तरह होती है। अब हम देखते हैं कि बच्चों जो कोर्टेक्स का मेन काम है, जो पैराकोर्टेक्स का मेन काम है, और जो आपके मिडुला का मेन फंक्शन है ना, उसको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले बच्चों जो आपका पैराकोर्टेक्स होता है ना, पैराकोर्टेक्स के अंदर आपके पास प्रेजेंट होते हैं आपके लिम्फ नोड के सबसे मजे के जो सेल्स होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि इनका काम क्या है, यहाँ पर लिम्फ नोड्स का काम यही है ना कि भाई टी सेल्स को भाई तो स्टोर करके रख, जहां पर जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। इसकी मैं एग्जांपल, चले आपको वैसे समझ नहीं आ रहा तो मैं इस तरह दे देता हूँ कि आपने देखा होगा कि आजकल बड़ा जंग के हालात चल रहे हैं, ईरान का भी वही मामला आते हैं, पाकिस्तान के भी वो भी मामला आते हैं, जो ईरान शाम है उनके भी ये जंग के हालात चल रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी पूरी जो सरहद है वहां पर जाके वो टैंक्स को लगा रहे हैं। वो क्यों बॉर्डर के पास क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वहां से भाई आसानी होगी ना हमें, कोई भी अगर हमने रिएक्शन शो करना है। अब ये नहीं है कि हम जो सारे हमारे टैंक्स हम उसको लाके पिंडी में ठहरा दें, रावलपिंडी में रख दें, कि जब जरूरत पड़ेगी तो फिर हम उसको लेके जाएंगे कराची तक। तो उस वो तो भैया हमारे पास रिएक्शन लाते लाते बड़ा टाइम लग जाएगा। इसी तरह आप इसको रिलेट करो, अगर आपको इन्फेक्शन होता है
तो अगर इन्फेक्शन का जो आंसर है वो आप 7 दिन के बाद जाके आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, तो उसका हमें कोई फायदा होगा सर? नहीं फायदा होगा। इसलिए जरूरी है कि जहां पर आपके पास इन्फेक्शन हो रहा है उसके पास लिम्फ नोड हो, वो उसी टाइम अपना विद इन 24 to 36 आवर वो अपना रिएक्शन शो कर दे। तो इसलिए बच्चों जो मेरे पास यहाँ पर कोर्टेक्स है, पैराकोर्टेक्स और मिडुला है, इसके अंदर आपके टी और बी सेल स्टोर होंगे। हमने देखना है कोर्टेक्स के अंदर कौन से सेल्स होते हैं, हमने देखना है कि आपके पास पैराकोर्टेक्स के अंदर कौन से होते हैं, और हमने देखना है आपके मिडुला के अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर होते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात स्टार्ट करते हैं अपने फॉलिकल से। क्या कोई मुझे डिफाइन कर सकता है कि आपको फॉलिकल का जब आप वर्ड सुनते हो तो आपके माइंड के अंदर क्या इसका कॉन्सेप्ट आता है? व्हाट इज फॉलिकल? व्हाट इज द फॉलिकल? क्या आपकी जेहन के फॉलिकल तो हमने कितनी दफा ये वाला जिक्र किया हुआ है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ओ माय गॉड, तो फिर सीलिया क्या होता है मैडम? पाउच कंटेनिंग समथिंग, ओके। सैक लाइक क्लस्टर ऑफ सेल्स, वेरी गुड डॉक्टर। डॉक्टर रिफर, यू आर राइट कि सर follicle is the cluster of cells that is surrounded by the layer। देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इतने सारे सेल्स एक जगह पर इकट्ठे हो और उनको एक लेयर ने क्या किया हो, कलेक्ट किया हो। तो इसको बच्चों फिर हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉलिकल। फॉलिकल क्या मतलब? सम ऑफ मेनी सेल्स दैट इज ऑक्युपाइड, दैट इज सराउंडेड बाय अ सॉलिड लेयर, ये होता है फॉलिकल। अगर आपको मेरी बात याद नहीं ना आ रही तो याद करो, जब हमने फॉलिकुलर कार्सिनोमा पढ़ा था, फॉलिकुलर कार्सिनोमा पढ़ा था हमने, वहां पर एंडोक्राइन के अंदर भी पढ़ा था और अभी हमने रिसेंटली भी पढ़ा है। तो फॉलिकुलर कार्सिनोमा के अंदर क्या था, आपको इतने इतने बड़े वो फॉलिकल्स नहीं नजर आ रहे थे, इतने इतने बड़े, जिनके अंदर मैनी मैनी सेल्स थे। तो इसी तरह बच्चों जो आपका ये कॉर्टेक्स होता है ना, कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है सर, फॉलिकल्स प्रेजेंट है। और इन फॉलिकल्स के अंदर क्या होते हैं बच्चों, हमारे इन फॉलिकल्स के अंदर ही आपकी जो टी और बी सेल्स होते हैं ना, वो प्रेजेंट होते हैं। तो पहली तो बात ये होगी कि भाई जो फॉलिकल वाला मसला है ना वो यहाँ पर हमारे पास हल हो गया। लेकिन सर ये फॉलिकल्स प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? तो इसके साथ आपने यहाँ पर लिखना है कोर्टेक्स, कि जो मेरे लिम्फ नोड का सबसे आउटर पार्ट है ना, कोर्टेक्स, उसके अंदर आपके ये फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सर फॉलिकल्स के अंदर कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं ये भी बता दें। वो चीज बताने से पहले बच्चों आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आपके पास होते हैं दो टाइप के फॉलिकल्स। एक हमारा ये स्ट्रक्चर क्लियर हो चुका है अभी तक। अब हम बात करते हैं आपके फॉलिकल्स की। तो ये नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ, फॉलिकल्स। और अगर आप इनको देखोगे तो ये आपको क्लस्टर ऑफ सेल्स ही नजर आ रहे हैं। क्या ये क्लस्टर ऑफ सेल्स? इनके अंदर बच्चों बहुत सारे क्या होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक हमारे पास होते हैं बच्चों प्राइमरी फॉलिकल्स, एंड देन वी हैव द सेकेंडरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स बच्चों वो वाले होते हैं जहां पर आपके पास इनएक्टिव सेल्स होते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स कौन से होते हैं? जहां पर आपके पास जो सेल्स होते हैं ना वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर या क्यूसेंट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो सेकेंडरी फॉलिकल्स होते हैं बच्चों, वहां पर आपके सेल क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे हम कहते नहीं है कि बी सेल्स के अंदर जो आपके पास बी सेल्स हैं वो अपने आप को कन्वर्ट करते हैं प्लाज्मा सेल्स के अंदर, ताकि वो क्या कर सके, एंटीबॉडीज बना सके। तो हमारे लिए बी सेल जो है वो एक्टिव कौन सी है, वो प्लाज्मा सेल है। एक्टिवेटिव फॉर्म ऑफ द बी सेल इज द प्लाज्मा सेल, दैट इज द फंक्शनल। इसी तरह फॉलिकल के अंदर बच्चों दो टाइप्स हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स एंड सेकेंडरी फॉलिकल्स। अब इन दोनों के अंदर सेल प्रेजेंट है, लेकिन जो प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर सेल प्रेजेंट है वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है। हम उनको भेजते हैं कहाँ पर, सेकेंडरी फॉलिकल के पास, और सेकेंडरी फॉलिकल्स के जाके वो क्या होते हैं बच्चों, एक्टिवेट हो जाते हैं आपके यही जो बी सेल्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इसको रीड कर लेते हैं। जो फॉलिकल्स हैं लोकेटेड इन द आउटर कोर्टेक्स, साइट ऑफ द बी सेल लोकलाइजेशन, ये यू वर्ल्ड का एमसीक्यूज है। दे आस्क्ड अबाउट द लोकेशन ऑफ द बी सेल, बच्चों उन्होंने बी सेल की लोकेशन पूछी हुई है। तो बी सेल आपके पास कहाँ पर प्रेजेंट है सर, फॉलिकल्स के अंदर। फॉलिकल्स किस एरिया के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो उनके अंदर बी सेल्स होंगे जब वो कोर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो जो कोर्टेक्स वाला रीजन है उसके अंदर जो फॉलिकल्स हैं उनके अंदर बच्चों बी सेल्स होते हैं। और जो प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे उनके अंदर इनएक्टिव बी सेल्स होंगे। जो सेकेंडरी फॉलिकल्स होंगे उनके अंदर एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ द बी सेल्स होगी, जो कि प्लाज्मा सेल्स हैं, जो आगे एंटीबॉडीज बना सकते हैं। तो यहाँ पर आई गेस आपका ये जो कोर्टेक्स, मैंने ना ये कोर्टेक्स से इसको जनरेट किए, फॉलिकल्स के अंदर कोर्टेक्स, सॉरी कोर्टेक्स के अंदर आपके पास फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, तो सर बी सेल्स यहाँ पर हमारे पास लोकलाइजेशन और प्रोलाइफरेशन भी इनकी यहाँ पर होती है। मैं आपको बार बार यही तो बात कर रहा हूँ कि बच्चों जो लिम्फ नोड्स के अंदर सेल प्रेजेंट होते हैं ना, ये प्रोलाइफरेट करते हैं जब आपको इन्फेक्शन होता है। प्राइमरी फॉलिकल्स आर द डेंस
एंड द क्यूसेंट, वही बात है ना, क्यूसेंट मतलब यहाँ पर ये जो ना साइलेंट होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। बट जो आपके पास सेकेंडरी फॉलिकल्स हैं सर, दे आर द जर्मिनल सेंटर्स एंड आर द एक्टिव। बी सेल जो आपके पास एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर होंगे बच्चों, वो आपके सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर जाकर होते हैं। अब आपको सारा कॉन्सेप्ट रिलेट कराऊं, क्योंकि अगर ये हमारा कॉन्सेप्ट बन गया, आगे तो चीजें मेमोराइज ही करनी है, तो वो हमारे पास इजीली हो जाएगा। हम यहाँ पर ड्रा करते हैं बच्चों आपका एक प्यारा सा, ये किडनी ड्रा होगी। ये आपके पास बच्चों लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर बनाने की हमने कोशिश की है। ये एफरेंट लिम्फेटिक डक्ट आई है, और जो सबसे बाहर वाला जो पोर्शन है, ये देखो, ये पोर्शन मेरे पास कौन सा है बच्चों? सर डेट इज द, ये जो पोर्शन है बच्चों ऊपर वाला, ये आपका कोर्टेक्स है। और कोर्टेक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? फॉलिकल्स। और ये फॉलिकल्स कितनी टाइप के हैं सर? दो टाइप के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और ये जो कोर्टेक्स के अंदर फॉलिकल्स होंगे, इनके अंदर कौन से सेल हैं सर? बी सेल्स हैं। सर जो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर बी सेल्स होंगे वो इनएक्टिव होते हैं, जो सेकेंडरी फॉर्म के अंदर होंगे वो हमारे पास एक्टिव बी सेल्स हैं। ये क्या करेंगे? ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं प्लाज्मा सेल्स के अंदर कन्वर्ट होके, फिर क्या करेंगे? आपके इन्फेक्शन के खिलाफ ये जंग शुरू कर देंगे। तो ये आपने इस तरह से जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अपने माइंड के अंदर क्रिएट करना है कि कोर्टेक्स के अंदर जो फॉलिकल्स हैं वो आपकी बी सेल लोकलाइजेशन है। ठीक है, आगे आते हैं बच्चों। पहले हम ना पैरा कोर्टेक्स को मैं डिस्कस यहाँ पर करता हूँ, क्योंकि कोर्टेक्स के बाद जो नेक्स्ट रीजन स्टार्ट होना है वो आपके पास पैरा कोर्टेक्स होना है। तो अगर आप यहाँ पर रिकॉग्नाइज करो, तो ये क्या लिखा हुआ है? पैरा कोर्टेक्स। ठीक है, और पैरा कोर्टेक्स अगर आप नोटिस करो तो कहाँ पर आ रहा है? आपके कोर्टेक्स के बाहर आ रहा है। ये देखो, ये सारा पोर्शन आपका पैरा कोर्टेक्स है। पैरा का मतलब ऐसे होता है ना, साइड। ये कोर्टेक्स के साथ वाला रीजन आपके पास पैरा कोर्टेक्स हो गया। बच्चों पैरा कोर्टेक्स जैसे आपके कोर्टेक्स के अंदर जो फॉलिकल्स है ना, दे आर द हाउसेज ऑफ द बी सेल्स, कि उनके अंदर आपके पास बी सेल्स की मतलब के प्रेजेंट होते हैं आपके बी सेल्स फॉलिकल्स के अंदर। लेकिन जो पैरा कोर्टेक्स है ना बच्चों, पैरा कोर्टेक्स के अंदर आपके पास होते हैं टी सेल्स। यहाँ पर कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? आपके टी सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया। अब आप कहेंगे सर कि वो यूएसएमली वाले कोई इतने ही बेवकूफ है कि वो हमारे से सीधी सीधी चीजें पूछेंगे कि कोर्टेक्स के अंदर बी सेल्स होते हैं, पैरा कोर्टेक्स के अंदर टी सेल्स होते हैं, क्या वो हमारे से इतनी चीजें सिंपल पूछेंगे? बच्चों ऐसे नहीं पूछते। वो पूछेंगे पता है कैसे? ये जो साथ वाली डायग्राम आपको नजर आ रही है ना, इसके अंदर उन्होंने इस तरह एरो दिया होगा कि हाँ भाई ये एरो है, बताओ ये एरो कौन से सेल्स हैं। फिर उसी टाइम फिर हमें मोहर पड़ जाती है कि पता नहीं ये क्या हो गया। बट ऐसा नहीं करना। हमने कहना कि सर हम इसको डिवाइड करेंगे तीन पार्ट्स के अंदर। जो सबसे बाहर वाला है ये बी सेल है, अंदर वाला टी सेल है, उससे आगे मैक्रोफेज स्टार्ट हो जाती है। तो इट्स इजी इजी। बट हमें अप्लाई करना तो आना चाहिए ना, पता तो चाहिए चीजों को हमने पकड़ना कैसे है। तो बच्चे पैराकोटिक्स, जो कि आपके पास कॉर्टेक्स से आगे पैराकोटिक्स स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आपके पास ये क्या है? दीज आर द हाउसेज ऑफ योर टी सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं। पैराकोटिक्स कंटेन्स द टी सेल्स। इसके अंदर बच्चों आपके पास क्या होते हैं? टी सेल्स होते हैं। रीजन ऑफ द कॉर्टेक्स बिटवीन द फॉलिकल एंड द मिडुला। तो मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि यार, कि जो कॉर्टेक्स और मिडुला के दरमियान वाला रीजन है वो आपका पैराकोटिक्स है। ये भी हमने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, पैराकोटिक दोनों के दरमियान के अंदर प्रेजेंट होता है। Contains high endothelial venues through which the T and the B cell enter from the blood, underdeveloped in the patient with the DiGeorge syndrome। कि जो डिजोर्ज सिंड्रोम वाले पेशेंट्स होते हैं ना बच्चों, हम उनके अंदर कहते हैं ना कि डिजोर्ज सिंड्रोम, कैच 22 निमोनिक याद है ना? तो उसके अंदर हमने कहा था कि सर जो डिजोर्ज सिंड्रोम वाले पेशेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर जो आपका थाइमस होता है वो एब्सेंट होता है। और उसके साथ जो उन लोगों के लिम्फ नोड होते हैं, दे आर आल्सो नॉट प्रॉपर्ली डेवलप्ड। तो अब अगर आपसे कोई बंदा पूछता है यार डिजोर्ज सिंड्रोम वाला जो पेशेंट होता है उसके अंदर लिम्फ नोड का तो मसला होता है, अब मुझे आप बता सकते हो लिम्फ नोड्स के अंदर स्पेसिफिकली कहाँ पर प्रॉब्लम होती है? तो आप उसको बताएंगे भाई व्हाई नॉट। लिम्फ नोड के अंदर जो उसका मिडिल पोर्शन है, दैट इज अ पैराकोर्टेक्स। पैराकोर्टेक्स अंडर डेवलप होता है उन पेशेंट्स के अंदर, ये प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता। और अगर पैराकोर्टेक्स डेवलप नहीं होगा तो आपके टी सेल्स प्रॉपर्ली नहीं बनते हमारे पास। इसलिए तो कहते हैं डिजोर्ज सिंड्रोम वाले पेशेंट वाला जो बच्चा होता है उसको बार बार इन्फेक्शन हो रहा होता है। और उसको इन्फेक्शन क्यों हो रहा होता है? क्योंकि भाई उसके लिम्फ नोड्स का पैराकोर्टेक्स डेवलप नहीं होता। पैराकोर्टेक्स के अंदर टी सेल्स होते हैं, वो टी सेल्स भी वहां पर उस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। सो दैट्स व्हाई द बेबी, द चिल्ड्रन, द अडल्ट प्रेजेंट्स विद द रिकरेंट इन्फेक्शन सिम्टम्स।
तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हम एक जनरल सिम्टम को, डिजीज को पकड़ेंगे और हम उसकी पूरी डेप्थ के अंदर जाएंगे। जैसे डिजॉर्ज सिंड्रोम हमने सीवीएस के साथ भी रिलेट किया हुआ है, आगे मस्को साथ के साथ भी ये रिलेट होगा, और आगे एक दो और सिस्टम के साथ रिलेट होगा, क्योंकि ये कैश 22 है, कार्डिक प्रॉब्लम है, एडिनल हाइपोप्लेजिया है, थाइमस का मसला इसके अंदर होता है, क्लेफ्ट पैलेट होता है इसके अंदर, और एच से हार्ट प्रॉब्लम उस पेशेंट के अंदर होती है। तो ये डिजॉर्ज सिंड्रोम का जो लिम्फ नोड से रिलेटेड मसला है वो आज आपको पता चल गया कि उसके जो पैराकोर्टेक्स है ना, ये प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते। पैराकोर्टेक्स इन लार्ज इन एन एक्सट्रीम सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स। जो बच्चों मैं अभी आपको बता रहा था ना कि जब आपको इन्फेक्शन होता है तो जो आपके लिम्फ नोड्स होते हैं ये स्वेल हो जाते हैं। तो अब आपको यहाँ पर पता चल गया कि एक्चुअली में लिम्फ नोड्स के अंदर कौन सा जो रीजन है वो हमारे पास स्वेल होता है, दैट इज द पैराकोर्टेक्स। बच्चों पैराकोर्टेक्स के अंदर जो टी सेल्स हैं, टी सेल्स का नंबर इंक्रीज होता है। जब टी सेल्स का नंबर इंक्रीज होता है तो हमारे पास ये जो रीजन है ना दरमियान वाला पैराकोर्टेक्स वाला, ये इनलार्ज हो जाता है। जब ये इनलार्ज होता है यहाँ पर स्वेलिंग होती है तो आपके लिम्फ नोड का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज है। तो अब आपसे कोई बंदा पूछे इन्फेक्शन वाला पेशेंट है, लिम्फ नोड का साइज ज्यादा है, तो हाइपर सेलुलैरिटी किस रीजन के अंदर हुई है लिम्फ नोड के, दैट इज अ पैराकोर्टेक्स, दैट इज द पैराकोर्टेक्स। ठीक है। तो सर अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है एप्स्टेन बार वायरस की वजह से या अदर वायरल इन्फेक्शन की वजह से, तो उसकी वजह से आपको टी सेल्स ज्यादा, देखो वायरल इन्फेक्शन के अंदर आपको पता है ना कि आपने नोटिस किया होगा जब आपको फ्लू होता है ना या आपको कोई ना वायरल इन्फेक्शन हो जाए, वो एप्स्टेन बार वायरस की वजह से, वो आपको इन्फ्लुएंजा की वजह से, वो आपके पास किसी और बैक्टीरिया की वजह से, ओ सॉरी किसी और वायरस की वजह से, तो आपका भी इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो जाता है। हम कहते नहीं कि यार फ्लू है, 48 to 72 आवर्स इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, 48 से 72 घंटे में भाई तो खुद ठीक हो जाएगा। क्यों ठीक हो जाएगा? क्योंकि भाई हमें वो जो एक लंबा प्रोसीजर है इम्यून सिस्टम का, जिसमें टी सेल बी सेल के पास जाते हैं, बी सेल एंटीबॉडीज के लिए प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होते हैं, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बनाते हैं, बाज का तो एंटीबॉडीज फंक्शनल होती है, इफेक्टिव होती हैं, बाज का तो इनइफेक्टिव होती है, फिर हम दोबारा एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो जब आपने एंटीबॉडीज बना के फंक्शन शो करना होता है, जैसे हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन में शो करते हैं, इट टेक्स 5 to 7 days। इसलिए आपको निमोनिया होता है तो ये तो नहीं है कि आपको निमोनिया हो तो कल आप ठीक हो जाओगे। निमोनिया के अंदर आपको 5 से 7 दिन लग रहे हैं, क्योंकि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए आपको एंटीबॉडीज बनानी पड़ेगी, और उस एंटीबॉडी को बनाने के लिए आपको टाइम लगता है। लेकिन आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ, वायरल इन्फेक्शन के अंदर क्या बच्चों, आपके टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो टी सेल्स क्या करते हैं, डायरेक्टली जाकर आपके पास अपना नंबर को इंक्रीज करते हैं, जो वायरस होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है। हाई चांस ऑफ द इन्फेक्शन, thymus BCM smaller after 18, then the T cell mature in the B cells, then also have the high chances of infection later and will be prevented। मुझे आपके क्वेश्चन की समझ यही, मैं लास्ट पे आपको क्वेश्चन लूंगा। पैराकोर्टेक्स आपको समझ आ गई ना कि अगर आपको वायरल इन्फेक्शन होगा, आपने यह नोटिस किया होगा अगर आपको फ्लू हो रहा है ना तो आपका ये जो सब मैंडिबुलर, ये जो लिम्फ नोड है, असल में ये सब मैंडिबुलर जो लिम्फ नोड है, उसके अलावा ये जो आपके पास एंटीरियर सर्विकल लिम्फ नोड है ना, ये स्वेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका पैराकोर्टेक्स ये हाइपरप्लेजिया हुआ। अगर आप आइंदा इन्फेक्शन हो तो आपने ये कहना कि यार तेरा पैराकोर्टेक्स में हाइपरप्लेजिया हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर पैराकोर्टिकल हाइपरप्लेजिया है, दैट कैन लीड टुवर्ड्स द लिम्फेडिनोपैथी, कि आपके लिम्फ नोड्स के अंदर स्वेलिंग होगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पैराकोर्टेक्स और कोर्टेक्स दोनों को डिस्कस कर लिया। लेट्स कम्स टुवर्ड्स द मिडुला, लेट्स कम्स टुवर्ड्स द मिडुला। कि सर मिडुला का क्या काम है? बच्चों मिडुला को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि आपकी बुक ने ना थोड़ी सी बातें ऊपर नीचे लिखी हुई है। मिडुला को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स के अंदर, सिंपल, इतना क्वेश्चन इजी सा, इसको हम समझ लेते हैं। मिडुला को आपने डिवाइड करना है मिडुलरी कोर्स के अंदर। मिडुला के दो पार्ट्स हैं, मिडुलरी कोर्स बच्चों और मिडुलरी साइनोसिस। मिडुलरी साइनोसिस, ये बच्चों दो पार्ट्स होते हैं आपके किसके, मिडुला के। अब जो मिडुलरी साइनोसिस होती है ना बच्चों, यहाँ पर आपके पास क्या होते हैं, प्लाज्मा सेल्स आकर एक्टिवेट होते हैं, या प्लाज्मा सेल आपके पास यहाँ पर आकर मतलब कि डिपॉजिट होते हैं, जो मिडुलरी कोर्स होती हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मिडुलरी कोर्स, ये नोटिस कर रहे हो आप, ये मिडुलरी कोर्स है। और अगर मेरे फोलिकल से बनेंगे तो ये आपके पास जो सीधे प्लाज्मा सेल्स है ना, वो मिडुलरी कोर्स के अंदर आएंगे, और फिर मिडुलरी कोर्स से आपके पास किन के अंदर जाएंगे, ये वेन के अंदर। वेन से आपकी ब्लड सर्कुलेशन में वो एंटीबॉडी चली जाएंगे, और फिर हम इन्फेक्शन के खिलाफ जंग लड़ सकते हैं। ठीक है जी। तो मिडुलरी कोर्स के अंदर बच्चों क्या होते हैं, आपके प्लाज्मा सेल्स बनते हैं, प्लाज्मा सेल प्रेजेंट होते हैं, और जो आपके पास मिडुलरी साइनोसिस होती है वहां पर मैक्रोफेजी सेल प्रेजेंट होते हैं। काइंडली डू रिमेंबर दैट आपके पास जो भी मिडुलरी साइनोसिस है ना, चाहे वो साइनोसिस आपकी स्प्लीन में है, चाहे वो साइनोसिस लिम्फ नोड्स में है, चाहे वो साइनोसिस आपके पास कहीं और पर प्रेजेंट है, साइनोसिस के अंदर जो ज्यादातर सेल प्रेजेंट होते हैं वो आपके मैक्रोफेजेस होते हैं।
तो अगर आप यहाँ पर भी देखोगे ना मिडुलरी साइनस, तो इस साइनस के अंदर भी क्या होते हैं बच्चों, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं। और अभी आप कहोगे कि सर साइनोसिस क्या होती है? बच्चों साइनोसिस हम कहते हैं मतलब के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को बच्चों हम क्या कहते होते हैं? दीज आर द साइनोसिस। और साइनोसिस आपके लिम्फ नोड के किस रीजन के अंदर पाए जाते हैं बच्चों? मिडुला के अंदर पाए जाते हैं। ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। मिडुला के दो पार्ट्स हैं, मिडुलरी कॉर्टेक्स और सॉरी मिडुलरी कॉर्ड और मिडुलरी साइनोसिस याद रखना है। साइनोसिस के अंदर मैक्रोफेजेस हैं, कॉर्ड्स के अंदर आपके पास है प्लाज्मा सेल्स है। तो यहाँ पर लिखते हैं कंसिस्ट ऑफ द मिडुलरी कॉर्ड्स, और मिडुलरी कॉर्ड्स के अंदर बच्चों क्या प्रेजेंट है? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कॉर्ड्स के अंदर आपके लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल प्रेजेंट हो गए। और दूसरा लिम्फ नोड्स के पास क्या है? मिडुलरी साइनोसिस है, और मिडुलरी साइनोसिस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके मैक्रोफेजेस हैं। तो in this way, medullary cyanosis communicate with the efferent lymphatics। ये जो efferent lymphatics है, जहां से हमने क्या करना है, आपके पास जो भी ड्रेनेज है, जो भी आपके पास एंटीबॉडीज है, वो हमने इफरेंट लम्फेटिक्स के अंदर फेंकनी है, और वहां से फिर क्या करते हैं बच्चों? हम ड्रेन कर देते हैं। तो अगर आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है ना, तो आपने हमेशा ऐसे करना है। सबसे पहले बच्चों क्या आया? एफरेंट एफरेंट लम्फेटिक वेसल। ये किसके अंदर जाएगी? आपके पास कोर्टेक्स के फॉलिकल के अंदर। फॉलिकल के नीचे क्या ड्रा होता है? पैराकोर्टेक्स। पैराकोर्टेक्स से नीचे क्या ड्रा होता है? आपके पास मिडुला, जो कि साइनोसिस इसमें प्रेजेंट होती है। और मिडुला के अंदर जो ऊपर से चीजें फिल्टर होके आई हैं, मिडुला उसको किसके अंदर फेंक देगा? इफरेंट लम्फेटिक में। इस तरह हमने ऊपर से जो आपके पास एंटीजन था जिसके खिलाफ हमने बी सेल्स को एक्टिवेट किया, उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनी है, उस एंटीबॉडीज को हमने क्या कर दिया? इफरेंट लम्फेटिक के जरिए आपकी वेन्स में भेजेंगे। वेन्स में जो ब्लड होगा वो आपके पास अफेक्टेड साइट की तरफ ऑन एंटीबॉडीज को क्या है? ले जाता होता है। ठीक है, तो ये बच्चों आपने क्या रखना है इसके बातें जो इम्यूनोलॉजी के अंदर आज वाले सिस्टम के अंदर हमने ड्रॉ किया। इम्यून सिस्टम, लिम्फ नोड्स के बारे में थोड़ी सी बातें हमने डिस्कस की हैं, और लिम्फ नोड का जो मेन है वो हमने यहाँ पर आज स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, कोर्टेक्स, पैराकोर्टेक्स एंड द मिडुला। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अभी नमाज का भी टाइम हो रहा है, और इसके फौरन बाद हमारे पास किसका टाइम हो रहा है? आपकी नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो गया है, क्योंकि हमारे पास स्टार्ट करने 20-25 मिनट सिर्फ लेक्चर में लगे थे। बाकी इंशाल्लाह कल हम इसको ज्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। 3 से 4 टॉपिक्स कल से हम डिस्कस करेंगे। ओके जी, सी यू एंड नेक्स्ट लेक्चर। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ना मैसेज कर दीजिए, क्योंकि ना अभी नमाज का टाइम हो रहा है।